मेरा नाम विकास है। बड़ी ही परेशानी भरी जिंदगी गुजार रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतने ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे कि घर का गुजारा ठीक से हो सके। उधर कर्ज ले लेकर मैं अपने घर का गुजारा कर रहा था। पिता, माँ और बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। क्योंकि मैं जवान था, हर कोई कह सकता था कि जवान बेटा कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिसमें उसका फायदा हो। मैं तो मेहनत से पीछे नहीं था, हर तरह से मेहनत करने की कोशिश करता था। लेकिन शायद हम गरीब लोगों के लिए सिर्फ मेहनत करना ही बचा है। मैं जिन लोगों के साथ काम करता था उनको खूबसूरत लड़कियों की हमेशा तलाश लगी रहती थी। लेकिन खूबसूरत लड़कियां तो इस तरह से सड़कों पर टहलती हुई नहीं फिरा करती कि कोई उनको देखकर अपने झांसे में फंसा ले। और किसी को कैसे पता चलेगा कि किस घर में खूबसूरत लड़की है और किस घर में बदसूरत, और उन लड़कियों के घर वाले कैसे हैं। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। मैंने अपनी पुरानी सी स्कूटर को उठाया और गली मोहल्ले में निकल पड़ा। क्योंकि मैं लड़कियों को इस तरह से अपनी बातों में ले लिया करता था। अपना पुराना सामान महंगे दामों पर बेच दिया करती थी और मेरे जानने वालों से मुझे पता चल जाता था कि कौन सी लड़की खूबसूरत है और जवान भी है। इसके बाद वो लड़की मेरे निशाने पर आ जाती थी और मैं उसे किसी भी तरह से किडनैप करके उसे सप्लाई कर देता था और फिर उन लोगों को बता देता। अगर मुझे ज्यादा मुश्किल होती थी तो वो लोग खुद ही हैंडल कर लेते थे। फिर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मुझे इतना महंगा पड़ने वाला है कि मैं एक दिन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाऊंगा। जो मैंने दूसरों के साथ किया, एक दिन मेरे साथ भी वैसा ही होगा। मैंने जो किया शायद उसके लिए मुझे मेरा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन घर जाते ही मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। क्योंकि मेरे घर पर तो मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। मेरी जवान बहनें थीं और तो और मेरी एक 5 साल की बेटी भी थी। मेरी शादी को 2 ही साल गुजरे थे जब मेरी पत्नी की किसी कारण मौत हो गई। उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 7 महीने की थी। मेरी माँ बहनें तो मुझसे बहुत जिद करती कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वो कभी भी किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपनी औलाद समझकर नहीं पाल सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरी 3 बहनें थीं और माता पिता थे। मेरे पिता बीमार रहते थे और मेरी माँ की भी किसी न किसी चीज की दवाई चलती रहती थी। उधर मेरी बहनें जवान थीं और मुझे उनकी शादियां भी करनी थी। मैं मेहनत करके जितने पैसे घर कमा कर लाता था वो सारे पैसे ही किधर को खर्च हो जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। मेरी बेटी का ख्याल मेरी माँ रखती थी। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं अपनी बेटी की तरफ से तो बहुत बेफिक्र था। मैं मेहनत कर करके थक चुका था और अब मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे पैसा कमाना ही है तो अपने हाथ को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। मेहनत की कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी होती है, अपनी ज़रूरतें तो पूरी नहीं होती। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। ये बहुत पुराने टाइप का गांव बना हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे। मैं एक स्कूल में चपरासी की नौकरी किया करता था, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे। उधर ही मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो उसी स्कूल के प्रिंसिपल का दोस्त था और वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आता था। मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने मुझे एक काम के बारे में बताया था और कहा था कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस पूरे गांव के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। मैंने कहा कि मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। अपनी जिंदगी के पूरे साल मैंने इसी गांव में रहकर गुजारे हैं। यही के ही गली मोहल्ले में खेलकर बड़ा हुआ हूँ। उसे मेरी बात सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर तो रख लूँ, लेकिन काम थोड़ा गलत है। मैंने कहा कि लेकिन मेरा काम क्या है और मुझे क्या करना है। उसने मुझसे कहा कि तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए आता हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के बारे में पता करना है कि किस घर में कौन सी खूबसूरत लड़की रहती है। मैंने कहा कि ये बात मैं कैसे पता करूँगा कि कौन से घर में खूबसूरत लड़की रहती है। कुछ घरों के बारे में तो शायद मुझे पता चल भी जाए, लेकिन हर घर की रिपोर्ट तो मैं आपको लाकर नहीं दे सकता। उसने कहा कि यही तो तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ न कुछ करके हमें लड़कियों के बारे में बताना ही पड़ेगा। हम तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देंगे, इतने अच्छे पैसे देंगे कि सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं चलेगा
बल्कि तुम अपने और अपने घर वालों के सारे सपने भी पूरे कर सकोगे। पर तुम्हें ये आइडिया खुद ही निकालना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह से हर घर से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि घर में खूबसूरत लड़की है। मैं परेशान भी हो गया था और बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया है तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। उसने मुझे एक कार्ड दिया था और उस कार्ड पर उस आदमी का मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, पर मैं यही सब सोच रहा था कि मैं इस बारे में कैसे पता कर सकता हूँ। मैं एक मर्द था, कोई औरत तो नहीं था कि औरतों से बातें करने के बहाने उनके घरों में घुस जाऊं। एक औरत तो पूरे गांव में एक एक घर में किसी न किसी बहाने से घुस सकती है, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता था। मैंने बहुत सोचा और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा खतरनाक टाइप का आइडिया आ गया कि मैं खुद हैरान हो गया और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी कि मेरे दिमाग ने इतना अच्छा आइडिया कैसे सोच लिया था। काफ़ी दिनों तक तो मैं सोच विचार ही करता रहा था और उसके बाद मैं उस आदमी के दिए हुए पते पर चला गया था और जाकर उसे अपने आइडिया के बारे में बता दिया। पहले तो वो मेरा आइडिया सुनकर खुश हुआ था, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और समझ गया हूँ कि तुम मेरा काम अच्छी तरह से कर सकते हो। उसने कहा कि चलो अब तुम अपने काम को अंजाम दो और हम तुम्हारे लिए सामान का इंतज़ाम करते हैं। उसने मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दे दिए थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। उसने कहा कि अब तुम अपने काम पर लग जाओ और उन्होंने मुझे मेरा काम करने के लिए पुरानी सी स्कूटर भी लेकर दे दी थी। मैं जब घर में अपनी स्कूटर लेकर आया तो मेरी माँ देखकर हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पुरानी सी स्कूटर किसने दे दी? आजकल तो पुरानी से पुरानी गाड़ी भी 30-40 हज़ार से कम की नहीं आ रही। मैंने कहा, माँ ये मैंने किराए पर ली है, मैं एक काम करने लगा हूँ। मेरी माँ कहने लगी कि ऐसा कौन सा काम करने लगे हो? मैंने कहा, मैं अपनी गाड़ी पर औरतों का पुराना सामान खरीदा करूँगा और उसे कबाड़ में बेच दिया करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम तो स्कूल में चपरासी का काम करते थे, हम लोगों से ये कहते थे कि उस स्कूल में चपरासी की नौकरी तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर करते हैं। अब तुम्हें ये कबाड़ी बनने का शौक कब से जागने लगा? ये काम अच्छा नहीं होता। अगर कोई इस काम के बारे में सुनेगा तो फिर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहनों के रिश्ते कैसे आएंगे? मैंने कहा, माँ आखिर गरीब इंसान की कौन सी इज्जत होती है? वो तो गरीब ही रहता है। चाहे मैं स्कूल में चपरासी की नौकरी करूं या किसी के घर पर झाड़ू बर्तन करने का काम करूं या फिर कबाड़ी का काम करूं, काम तो काम ही होता है ना। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन रहूंगा तो मैं गरीब ही। बस आप इस बारे में कुछ मत बोलो। मेरी माँ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी बहनें भी मुझे अजीब शक्लें बनाकर देख रही थी। ये काम मेरे घर वालों को कुछ बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम सब लोगों के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए प्रार्थना करना मेरे लिए कि मेरा ये काम अच्छा चले और मैं अपने काम में कामयाब रहूं। फिर हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी माँ इस काम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। उन्होंने तो रोना ही शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उनको कैसे बताता कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ। मुझे जासूसी करनी थी और मेरे पास आइडिया भी बहुत अच्छा था। मैं बहाने से एक घर के दरवाजे पर चला गया था। दरवाजे पर एक लड़की आई जिसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। मैंने उससे कहा कि घर में कोई भी पुराना सामान हो या आपकी कोई भी पुरानी ज्वेलरी या कपड़े, जूते, चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हों, आप मुझे दे दो। यहाँ तक कि अगर सर के बाल भी जो कंघे में टूट जाते हैं वो भी मैं खरीदने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि कितने में खरीदोगे? मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बताए थे तो वो लड़की हैरान रह गई थी। उसने कहा कि ये जो सर के बाल होते हैं ये क्या इतने ज़्यादा महंगे दिखते हैं? वो सर के बालों के पैसों के बारे में सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर सर के टूटे हुए बाल भी इतनी कीमत पर बिक सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, सर के बाल भी और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी कीमत पर बिकती हैं। मैंने उसको एक लिस्ट पकड़ा दी और कहा कि इस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मैं खरीद लेता हूँ। अगर आपके पास ये सारा सामान है तो वो मैं खरीद लूँगा। इसमें एक चीज़ ऐसी भी लिखी हुई थी जो हर औरत इस्तेमाल करती है और वो उसकी बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर ख़राब हो जाए तो औरतें उसे कूड़े में भी फेंक नहीं सकती, लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई बेकार चीज़ का भी खरीदार है तो फिर वो क्यों ना उसको बेच दे। थोड़ी देर के बाद ही 3-4 लड़कियां मेरे आसपास टहल रही थी और अपनी अपनी चीज़ें लेकर आ गई थी। उनके हाथ में बहुत सारा सामान था और कई लड़कियों के पास तो उनके सर के बाल भी मौजूद थे। सर के बालों का तो मैंने सिर्फ बहाना किया था, क्योंकि सबको पता है कि औरत के सर के टूटे हुए बाल काफ़ी महंगे बिकते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ दूसरी चीज़ों से ही मतलब था।
पर मेरा आइडिया तो बिल्कुल सही जा रहा था। मैं पुरानी चीज़ों को खरीदने के बहाने ही लड़कियों को दरवाजे तक बुलाया करता था। मैं अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा था। मैं जिस घर के दरवाजे पर जाता तो मेरे काम के बारे में सुनकर हर लड़की अपना अपना पुराना सामान मुझे बेचने के लिए आ जाती थी। इस हिसाब से मुझे पता चल जाता था कि इस घर में कितनी लड़कियां हैं। इस घर में आने के बाद मुझे पता चला कि इस घर में 4 लड़कियां हैं और चारों ही लड़कियां अपना सामान लेकर दरवाजे पर आ गई थी। उनमें से एक लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उन सब लड़कियों का सामान खरीद लिया था और उनको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए थे। वो बहुत खुश हो गई थी और मेरे सामने ही खड़े होकर एक दूसरे को कहने लगी कि आज तो पुराना सामान बेचने के बाद काफ़ी सारे पैसे आ गए। हमें नहीं पता था कि लड़कियों की पुरानी चीज़ें इस तरह से बिक भी सकती हैं। ये औरत सिर्फ नाम की समझदार होती है। दरअसल तो औरत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती है, क्योंकि औरत की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं कि उसे हर टाइम पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारा सामान खरीदना है। मेकअप, कपड़े, जूते, चूड़ी, घर का सामान और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो वो बाजार से लेती है, और उसे इन चीज़ों को खरीदने का बहुत शौक भी होता है। इसलिए औरत हमेशा लालची होती है, क्योंकि उसे सामान की बहुत ज़रूरत होती है और मुझे औरत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना था। मैंने इस घर का पता, घर का नंबर और इस घर में कितनी लड़कियां रहती हैं, इनमें से कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत है, ये सब कुछ मैंने एक डायरी पर पहले से ही नोट कर लिया था और वही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने मालिक को पकड़ा दी थी। वो तो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा कि बस अब उनको उस घर से खूबसूरत वाली लड़की को गायब करना है। उनका काम यही है कि मैं उनको इन्फॉर्मेशन लाकर दूं और वो उन घरों से लड़कियों को गायब करवाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसी तरह से काम पर लगे रहो और जगह जगह जाकर देखो कि घर में कौन सी लड़की है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। देखो, हमें सिर्फ सेहतमंद और खूबसूरत लड़कियों की ही तलाश है। किसी घर में अगर बदसूरत या पतली लड़की या फिर तलाकशुदा लड़की है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हमारी नज़र है कि तुम किस तरह से आइडिया लगाते हो, लेकिन मर्दों की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मर्दों को पता चल जाता है कि कौन सी लड़की जवान है और कौन सी शादीशुदा या फिर तलाकशुदा है, क्योंकि शादीशुदा औरतों की चाल कुंवारी लड़कियों से थोड़ी डिफरेंट होती है और ये बात सिर्फ मर्द ही आइडिया लगा सकता है। मैं भी तो सारी ज़िंदगी स्कूल में चपरासी बनकर रहा। वहाँ पर बहुत सारी लेडी टीचर्स होती थीं और बहुत सारी ऐसी माएँ होती थीं जो अपनी बच्चियों को स्कूल की छुट्टी पर लेने के लिए आती थीं। इसीलिए मैं शादीशुदा और कुंवारी लड़की में फ़र्क जानता था। मुझे आइडिया हो गया था और अपनी इसी चालाकी को इस्तेमाल मुझे करना था। अब मैं इसी तरह से घर घर जाता और लड़कियों को पैसों का लालच देता था कि उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो फेंकना चाहती हों या फिर जो उनके इस्तेमाल की ना हो, वो उसे मुझे बेच दें। इसके बदले मैं उनको ढेर सारे पैसे दूंगा। उनके पास अच्छा मौका होता था और वो अपना सामान बेचने के बहाने खुलकर मेरे सामने आ जाती थी। कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बात करती थी। मुझे उनका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं लड़कियों का हाथ देखकर ही समझ जाता था कि वो लड़की खूबसूरत है या नहीं। अक्सर लड़की के चेहरे का नक्शा खूबसूरत हो या नहीं, लेकिन जिस लड़की का रंग गोरा हो उसे खूबसूरत लड़की होने का ही नाम दिया जाता है। और औरत की खूबसूरती सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं। कुछ लोग काले गोरे में फ़र्क करने के बाद गोरे लोगों को ही पसंद करते हैं। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और मुझे ये काम करते हुए 4 महीने हो गए थे और मैंने अभी तक काफ़ी घरों के बारे में अपने मालिक को बता दिया था। वो तो अभी से ही बहुत खुश थे और मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। उनका कहना था कि तुम बहुत काम के आदमी हो, तुमने इतने दिनों में मेरा काफ़ी फ़ायदा करवा दिया है। तुम्हारी शक्ल भी ऐसी है कि कोई तुम्हारे ऊपर शक भी ना करे। इस तरह से हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमारा काम भी होता रहेगा। मुझे मेरे महीने की सैलरी मिलती थी तो मैं बहुत खुश होता था। जो पैसे वो मुझे लड़कियों को देने के लिए देते थे, मैं उनमें से भी कुछ पैसे बचा लिया करता था। लड़कियां तो कम पैसों पर भी खुश हो जाती थीं। बेकार सामान के तो वो थोड़े से भी पैसे लेकर खुश हो जाती थीं। वैसे भी पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, और वो भी ऐसे सामान के जिसको आप इस्तेमाल ना करते हों और उनको आप फेंकना चाहते हों। मैं जब अपने पैसे लेकर घर आया तो मेरी माँ और बहनें बहुत खुश हुई थी। मैं घर आते ही सबसे पहले अपनी बेटी से बातें करता था। मेरे हाथों में बहुत सारे पैसे और अपने लिए गिफ्ट्स देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती थी। मैं इतने ज़्यादा पैसे लेकर आता था कि मेरी माँ भी खुश हो जाती थी। जबकि मेरी माँ ने मुझे शुरू के दिनों में काफ़ी सारी बातें सुनाई थीं। उन्होंने कहा
कि पहले तो इस घर में दाल रोटी चल रही थी, अब लगता है तुम्हारे काम की वजह से लोगों की बातें सुनने के बाद ही हमारा पेट भर जाया करेगा। अब हर महीने मैं अपने घर पर सारा राशन भरवा दिया करता था, अपनी बहनों को भी काफी सारे पैसे दिया करता था और अपनी बेटी के लिए भी नए नए कपड़े लेकर आता था। अब मेरी माँ और बहनें बहुत ज्यादा खुश रहती थी, किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। मेरी माँ मेरे हाथों में बहुत सारा सामान देखकर हैरान हो जाती थी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से हमारे घर के हालात भी इतनी जल्दी बदल सकते हैं। मैं इतना ज्यादा सामान लेकर आता था कि मेरे घर वाले खुश हो जाते थे। मेरी माँ और बहनों को अब किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, मैं घर में ही उनके लिए सारी फैसिलिटीज मौजूद कर देता था। मेरी माँ कहती थी कि जब से तुमने ये काम करना शुरू किया है हमारे दिन अच्छे गुजरने लगे हैं। माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था कि मैं इतना ढेर सारा सामान लेकर आता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि इस काम में बहुत पैसे मिलते हैं। मेरी माँ मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं अपनी बहनों की शादी भी खूब धूमधाम से करूँगा और उनकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपने पिता के लिए दवाइयाँ लेकर जाता था। धीरे धीरे अब मेरे पिता भी ठीक होने लगे थे। मैंने अपने माता पिता को तसल्ली दी कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारा काम कुछ छोटा सा लगता है। मैंने कहा, माँ काम से क्या मतलब है, काम छोटा हो या बड़ा काम हो, काम तो काम होता है और वैसे भी हमें छोटे या बड़े काम से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो पैसों से मतलब होना चाहिए। माँ ने कहा कि मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है बेटा, तू इन बहनों का अकेला भाई है और फिर तेरी अपनी भी एक छोटी सी बेटी है। तूने अपनी बेटी और हम लोगों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। तू हम सब लोगों का कितना ख्याल रखता है। भगवान तुझे एक दिन कामयाब जरूर करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझे पता है कि तू हम सबके लिए ही सब कुछ करता है। तू हमेशा मेहनत से ही काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि इस बार मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मैंने मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन मुझे मेहनत करने से भी कुछ भी वसूल नहीं होता था। मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने का छोटा सा रास्ता बना लिया था और इसी से पैसे आ रहे थे। मैंने अपनी बेटी को भी थोड़े से पैसे दिए और अब तो मैंने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाने लगी थी। मेरे घर वालों के चेहरे खिले खिले से रहने लगे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। अच्छा लगता था इस तरह से पैसे कमाना। पहले तो घर की दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, ऊपर से किसी को पैसे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। मैं खुद भी खुश था और मेरा परिवार भी। ये काम करने से मुझे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी देखने के लिए मिल जाती थी। एक लड़की तो बहुत ही लालची थी। उसने अपनी सारी पर्सनल चीजें निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दी थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। वो तो बहुत ही ज्यादा दुबली पतली सी थी, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी। वैसे तो दुबली पतली लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है और मेरे मालिक को ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उस लड़की का सामान खरीदने के बाद उसे पैसे भी कम दिए थे, क्योंकि मुझे भी उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आया था और मैंने अपने मालिक को भी इस लड़की के बारे में नहीं बताया। मेरा काम इसी तरह से चलता रहा। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि अब तो तुम्हारा काम अच्छा चलने लगा है, तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता आया है, तुम कहो तो मैं उसके लिए बात करूं। मैंने अपनी माँ से कहा, ठीक है आप बात कर लो, लड़का अमीर होना चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मेरी बहन उस घर में खुश रहनी चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, क्योंकि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो ठीक होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि मेरी भी यही सोच है और तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं कि इसी घर में तुम्हारी बहन का रिश्ता हो जाए, क्योंकि ये लोग खाते पीते लोग हैं। मेरी माँ बताने लगी कि बेटा तुम्हें पता है, हमारी गली के नुक्कड़ पर जो एक घर है, उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि उनकी बेटी के बारे में ही तो मैंने अपने मालिक को बताया था और फिर उनके कहने पर उसे किडनैप भी करवाया था। मैंने अपनी माँ से कहा, अच्छा ये सब कब हुआ? मेरी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, उनकी बेटी कब गायब हुई, लेकिन मुझे कल पता चला। बेचारों की एक ही बेटी थी और थी भी बहुत खूबसूरत। उसके माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझसे तो उन लोगों की हालत देखी ही नहीं जाती। मैंने उसकी माँ को तसल्ली दी
और मेरा दिल भर आया था। फिर मैं घर को वापस आ गई। उन्होंने अपने घर में पूजा रखी थी अपनी बेटी के मिलने के लिए। मैं तो पूजा करने के बाद फौरन ही वहां से आ गई। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि वो बेचारी जल्द से जल्द मिल जाए। पता नहीं ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की जवान बेटियों को किडनैप कर लेते हैं। भगवान ऐसे लोगों को जरूर सजा देगा। मैं खाना खा रहा था। अपनी माँ की ये बात सुनकर अचानक से मेरे हलक में निवाला अटक गया। मैंने कहा, माँ छोड़िए ना, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है वो लड़की खुद ही घर से भाग गई है और फिर उसके घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों से कह रहे हैं कि किसी ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। मेरी माँ ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आजकल होने को क्या नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो लड़की बहुत शरीफ थी और बहुत अच्छी थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा अभी तू भी जवान है, तेरी ज्यादा उम्र नहीं हुई है और तू अच्छा कमाने लगा है। मैं चाहती हूँ कि तू भी शादी कर ले। आखिर इस तरह से कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा। तेरी बहन की एक दोस्त है, वो बेचारी विधवा हो गई। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी उसके साथ कर दूं। मैंने अपनी माँ से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। मैं सारी उम्र अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा इस तरह से तू जिंदगी नहीं गुजार सकता, एक बार मेरी बात मान ले। मैं तो अपनी माँ की बात इसलिए नहीं मानता था क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वही दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके अलावा कभी किसी को नहीं चाहूंगा। मेरे दिल में आज भी वही बसी हुई है। मेरी माँ मेरी बात सुनकर तो खामोश हो जाती थी, लेकिन उन लोगों को बहुत कोस रही थी जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था। मुझे अपनी माँ की बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये जो अमीर लोग होते हैं उन्हें किसी की बद्दुआ नहीं लगती। गरीब लोग ऐसे ही उनको बुरा समझते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। ये बात बड़ी अजीब सी है। माँ ने मुझे मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बताया। मुझे लड़का बहुत पसंद आया था, क्योंकि पहले मेरी बहन के गरीब होने की वजह से रिश्ते नहीं लग रहे थे। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी बहन की शादी किसी और गरीब लड़के से नहीं बल्कि अमीर परिवार में ही करूंगा। मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया था और मेरी बहन की मंगनी जल्द ही होने वाली थी। मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा शादी हॉल बुक करवाया था और अपनी बहन के लिए काफी सारे जेवर भी बनवा लिए थे। अब मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया था, इसलिए मैं अपनी बहनों के सारे शौक पूरा करना चाहता था। मेरी बहन अपनी एंगेजमेंट वाले दिन पार्लर से तैयार होने के लिए गई थी। मंगनी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। इधर मैं शादी हॉल के सारे काम देख रहा था। अचानक मेरे घर से मेरी माँ की कॉल आई। उन्होंने मुझे बताया, बेटा अब शगुन हो गया। मेरी माँ फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप रो क्यों रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारी बहन गायब हो गई है। इधर मेहमान आ चुके थे और मेरी बहन के ससुराल वाले भी मंगनी की रस्म करने के लिए इंतजार कर रहे थे। मेरी माँ मेरी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल गई थी और वो अभी तक उसको ही ढूंढ रही थी। इधर मेरे पिता को भी ये बात पता चल गई थी, तो उन्होंने भी मेरी बहन को ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे ये बात सबसे आखिर में बताई, क्योंकि मैं यहाँ के इंतजाम में लग रहा था और मेरे मोबाइल पर कॉल भी नहीं लग रही थी। मेरी वही बहन गायब हो गई थी जिसकी एंगेजमेंट थी। बहुत बुरा हो गया था और मैं जानता था कि मेरी बहन कहाँ है, लेकिन अपनी बहनों के बारे में तो कभी मैंने अपने मालिक को नहीं बताया था। जबकि मेरी 3 बहनें थीं और तीनों ही बहुत खूबसूरत थी। मेरी बहन को हमें ढूंढते हुए लगभग 4-5 घंटे हो गए थे और हार मानकर फिर मैं अपने मालिक के पास गया। मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन वहां पर दुल्हन बनी हुई रो रही थी। मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए और वो मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने मालिक से कहा, मालिक आपको शायद गलतफहमी हुई है, ये लड़की मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तुम्हारी बहन है। सबसे ज्यादा अफसोस हमें इसी बात का है कि तुमने अपने पूरे गांव के खूबसूरत लड़कियों के बारे में हमें बता दिया, जबकि सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तो तुम्हारे अपने ही घर में थीं। तुम्हारी तीनों बहनें बहुत सुंदर हैं, कभी तुमने हमें अपनी बहनों से मिलवाया ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर पर गया था। तुम काफी दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर के हालात देख लेता हूँ। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी। मैं कभी कोई कच्चा काम नहीं करता। मुझे पता है कि कोई भी इंसान कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए एक दिन मैं तुम्हारे घर गया।
वहाँ जब मैंने तुम्हारी तीनों बहनों को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और मुझे इस बात पर गुस्सा भी आया था कि तुम्हारे ही घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। तुमने अपनी बहनों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम चाहो तो अपनी बहनों की डबल कीमत हमसे वसूल कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बहन बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हारी बहन को बेचूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी इस बहन से शादी करूंगा। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि किसी भी लड़की पर मेरा दिल नहीं आया था। हालांकि दिल लगी बहुत सारी लड़कियों के साथ की है। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी ये वाली बहन मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी। इसकी अदाएं, इसकी बातें और इसके हाथ की बनी हुई चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं तो इस पर फिदा हो गया हूँ। मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता था कि एक भाई कभी अपनी बहन को एक ऐसे आदमी के हवाले नहीं करेगा जो लड़कियों को बेचने और खरीदने का काम करता हो। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, इसलिए मैंने उंगली को टेढ़ा कर लिया। मुझे पता था कि तुम कभी भी अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं करवाओगे। मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तो सोचा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसको मैं कभी भी किसी और का नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने इसको रास्ते में से ही किडनैप करवा लिया। अब तुम खामोशी से अपनी बहन की शादी मेरे साथ करवा दो, वरना बहुत गलत होगा। मैंने मालिक के ऊपर हाथ उठा लिया और कहा कि घटिया आदमी, तूने मेरी बहन पर ही नजर डाल दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मालिक के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सर पर पिस्तौल तान दी। मेरी बहन चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। जब उसने ये सारी बातें सुनी तो वो और ज्यादा रोने लगी थी क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं किस तरह का काम करता था। आज मैं बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुका था। मालिक ने कहा कि मुझे जो चीज पसंद आती है उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ और किसी भी हाल में तुम्हारी बहन से शादी करके ही रहूंगा। मैंने कहा प्लीज मालिक, ऐसा मत करो, मेरी बहन को छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये काम छोड़ सकता हूँ। तुमने जितने पैसे आज तक मुझे दिए हैं मैं सारे पैसे तुम्हें वापस लाकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो। मालिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, कितनी लड़कियों को मैंने सप्लाई करवाया था। वो सारी लड़कियां अपनी बेबसी पर कितना रोती होंगी। आज जिस तरह से मेरी बहन रो रही थी और उनकी तो इज्जत पर भी दाग आ चुका होगा, जबकि मेरी बहन की तो सारी जिंदगी ही तबाह होने वाली थी। मुझे आज अपनी बहन में वो सारी लड़कियां नजर आ रही थीं जिनकी जिंदगी मैंने अपने हाथों से बर्बाद करवाई थी। वो भोली भाली गांव की सीधी सादी मासूम लड़कियां जो मेरी उल्टी सीधी बातों में आ जाती थीं। मुझे उन पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था और मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था। वो आदमी मेरे ही सामने मेरी बहन से शादी करने जा रहा था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि अचानक पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस ने वहां आते ही सबको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। हम में से कोई भी भागने की कोशिश नहीं कर सकता था क्योंकि किसी ने उनको खबर दी थी कि ये आदमी इस जगह पर छुपा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदमाश था जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे। पुलिस काफी सालों से इसकी तलाश कर रही थी और अलग अलग शहरों में जाकर ये इसी तरह से अपना बिजनेस करता था। अब की बार इसने मुझे निशाना बनाया था और हमारे गांव की लड़कियों को विदेशों में बेच रहा था। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन पुलिस ने आते ही सबको पकड़ लिया। हालांकि मैं भी इस काम में शामिल था, इसलिए मेरी सजा भी बनती थी। मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया। मेरे माता पिता सिर्फ एक बार ही अगले दिन मुझसे जेल में मिलने के लिए आए थे। मेरी माँ ने तो मुझे थप्पड़ मारा और मेरे पिता ने भी मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। उनको लगता था कि उनका सीधा साधा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा पैसों के लिए काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। गांव के सारे लोगों को ये बात पता चल गई कि मैं ही सामान खरीदने के बहाने से उनके घरों में जाता था और इस गिरोह को लड़कियों की खबर लाकर देता था। फिर यही गिरोह उन लड़कियों को किडनैप करवा लेता था। मेरे माता पिता की खूब बदनामी हुई थी। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा अफसोस में आ गए थे और उनका कहना था कि हमने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी। हमें तो अपनी परवरिश पर गर्व था, पर हमें क्या पता कि हमारा बेटा इस तरह से गलत काम में पड़ गया था। मेरी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्होंने कहा कि
कि पहले जो दाल रोटी हम खाते थे वो इज्जत की होती थी और तेरी मेहनत की कमाई की होती थी, लेकिन अब तो तू अगर हमें 56 भोग भी खिलाएगा तो वो भी हमारे लिए बेइज्जती के हैं। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देती हूँ। तूने कम से कम ये तो सोचा होता कि तू दूसरों की बेटियों की जिंदगी तबाह कर रहा है। भगवान तुझे तेरे किए की सजा कभी भी दे सकता है। तेरी भी बहनें हैं, हालांकि तेरी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची भी है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तू जेल में रहेगा तो तेरी बेटी का क्या होगा? वो बेचारी मासूम अभी कुछ जानती भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि तू कम से कम अपनी बेटी के बारे में ही सोच लेता। तूने गांव की बेटियों की जिंदगी तबाह नहीं की, बल्कि अपने ही परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। हम गरीब जरूर थे, लेकिन हमारी इस गांव में बहुत इज्जत थी। तूने हमसे हमारी इज्जत छीन ली। मेरी माँ सारी बातें मुझे सुना रही थी और मैं शर्मिंदा होकर अपनी माँ की सारी बातों को सुन रहा था, क्योंकि मेरी वजह से उनकी खूब बेइज्जती हुई। इधर मुझे 12 साल की सजा हुई थी। मेरे माता पिता के पास मेरी कमाई के काफी सारे पैसे थे। वो लोग चाहते तो मुझे जमानत पर रिहा भी करवा सकते थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ये तेरी सजा है जो तुझे भुगतनी ही होगी। अपनी 12 साल की कैद पूरी करने के बाद जब मैं अपने घर पर गया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस सदमे ने उन्हें खत्म कर दिया। मेरे जेल जाने के 1-2 साल तक ही वो जिंदा रहे, उसके बाद वो मर गए, क्योंकि पूरे 12 साल ना मेरी बहनों ने मुझे पलटकर देखा था और ना ही मेरे माता पिता ने और ना ही मेरी बेटी ने। सब लोगों ने मुझसे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस था और मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रहा था। मेरे माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। बहनों का हाल भी नहीं पता, वो बेचारी कहाँ गई और उनके साथ क्या हुआ। किसी भी गांव वाले ने मुझे पहचानने के बाद मुझसे ढंग से बात तक नहीं की, क्योंकि कोई भी इंसान इस हादसे को भूला नहीं था। हर कोई मुझे जानता था। अब मैं दूसरे शहर में आ गया हूँ। मेरी बेटी भी कहाँ है? मुझे अपनी बेटी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता चला। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी गैर कानूनी काम करने से पहले अपनी तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अपना ही किया हमें भुगतना पड़ता है। किसी गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं नहीं चाहता कि जैसी हालत मेरी हुई है वैसी ही आप लोगों में से किसी की भी हो। भगवान हर इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में ही दे देता है। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई और इतनी बुरी मिली कि मैंने कान पकड़ लिए कि मैं कभी भी किसी की बेटी के साथ इतना गलत नहीं करूंगा। वो बेचारी लड़कियां जिनको मैंने सप्लाई करवाया था, वो ना जाने किस तकलीफ से गुजरी होंगी, उनके साथ क्या क्या किया गया होगा। मेरे साथ साथ मेरा पूरा गिरोह अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन शायद उन लोगों को अपनी गलती का इतना पछतावा नहीं था, क्योंकि उनका ये पुराना बिजनेस था। लेकिन मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी खो दिया था। अब तो मैं पागलों जैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। हर कोई मुझे भिखारी और पागल समझता है और इसीलिए मुझे पागल खाने में भर्ती करवा दिया है। मैं चलते चलते एक शहर में आ गया था और इसी शहर के पागल खाने में भर्ती हूँ और यहीं से बैठकर मैं अपनी कहानी को लिख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।